हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो नेट में आए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, चाहे आप आईआईटी जेम के हों, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। पूरा क्वेश्चंस पेपर जो जितना जो मेन क्वेश्चंस हैं उनका मैंने दिया है इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंतर्गत। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया जून 2012 का पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है ना, एमसीक्यू का है ये। लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, देन फर्स्ट ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ एफ कांस्टेंट, एफ आइडेंटिकली जीरो, एफ नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, ये चीज़ उन्होंने कहा है। तो फंक्शन एंटायर है, एफ इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये हमारा फंक्शन है, जिसमें से फंक्शन जो है एंटायर है, ये दे दिया गया है। हमें पता है कि फंक्शन जब एंटायर होता है और अगर बाउंडेडनेस या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में बहुत सारे रिजल्ट इससे पहले वाले लेक्चर में लिखाया था कि वहाँ से इम्प्लाई कर जाता है फंक्शन कांस्टेंट है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको देखना है क्या उस पर है ये बेस्ड। एफ इक्वल टू यू प्लस आई वी बोला, इमेजिनरी पार्ट यानी वी क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब फंक्शन एंटायर है, उनका जो फंक्शन एंटायर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी वी पर्टिकुलर एक वैल्यू से वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है ना। जो रेंज सेट है उसमें बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स छूटने वाले हैं। हमें पता है कि जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होती है उनकी जो रेंज सेट होती है या तो सी होता है या सी से कोई एक पॉइंट निकाला जा सकता है, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं निकाला जा सकता। इसमें तो रेंज सेट में बहुत सारे पॉइंट निकल जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली इम्प्लाइज कांस्टेंट। तो f इक्वल टू यू प्लस आई वी कॉन्स्टेंट, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कांस्टेंट। f इज कांस्टेंट, ट्रू, तो f रियल पार्ट ऑफ f भी कांस्टेंट, ट्रू। अब जीरो, अब फंक्शन हो सकता है जीरो हो सकता है ना हो, f इक्वल टू हो सकता है 1 हो, 2 हो, तो ऐसा तो कोई भी हो सकता है, तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते है ना। यहाँ पर नॉन जीरो कांस्टेंट, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि फंक्शन नॉन जीरो हो सकता है, फंक्शन जीरो हो, तो ये जो है पर्टिकुलर केस पर हम बात नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली हमारा ये होगा और ये भी होगा, ये दोनों आंसर कन्फर्म। क्लियर? नेक्स्ट नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है दिसंबर 2013, ठीक है। अब ये पार्ट बी का है तो ओनली वन करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए, लेट एफ बी अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल एफ फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू सी। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, एफ नॉन कांस्टेंट एंटायर पहले से दे दिया गया। जब फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर होता है तब बताइए इनमें से क्या क्या कंडीशन हो सकता है। क्या रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो सकता है, मतलब u इक्वल टू वी की बात कर रहा है, u माइनस वी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल अगर हो गया तो फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट, ये सिचुएशन हो रहा है, ठीक है ना। हमें पता है कि फंक्शन u दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो रहा है। आप ऐसा भी समझ लीजिए u इक्वल टू वी क्या है, एक लाइन है, मतलब कि जो रेंज सेट है फंक्शन की वो एक लाइन जा रहा है, तो अनकाउंटेबल पॉइंट छूट रहा है, तो ये तो कांस्टेंट का सिचुएशन आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से केस पॉसिबल है बोला है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन 1, ये तो बाउंडेडनेस का सिचुएशन, ये भी पॉसिबल नहीं है बाय लाइवलेस थ्योरम्स, है ना। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, तो ये नहीं हो सकता। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ लेस देन जीरो, क्या ये पॉसिबल है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेस देन जीरो होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया था, इसमें लेस दिया है, यहाँ से भी इम्प्लाई कर जाएगा u v लेस देन जीरो से फंक्शन कांस्टेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जब 3 ऑप्शंस डिस्कार्ड तो आंसर यही होगा, यानी ये पॉसिबल है। एफ ऑफ जेड नॉन जीरो बिल्कुल पॉसिबल है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू आप ले लीजिए कोई भी आप ले सकते हो, ई टू दी पावर जेड ले लीजिए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जेड, एंटायर फंक्शन है और कभी भी जीरो नहीं होने वाला, ये तो पॉसिबल तो है इनके लिए। सो हमारा जो आंसर होगा इसका डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है दिसंबर 2016। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट सी बी द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2, 0 ऑरिजिन पर सेंटर्ड, 3/2 रेडियस का सर्कल है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये सर्कल लिया गया है, दैट इज ओरिएंटेड, जो कि क्या है, ओरिएंटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर पॉजिटिव ओरिएंटेड, है ना। ये सब मीनिंग सेम है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन सभी मीनिंग सेम है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इंटीग्रल अलॉन्ग दिस कर्व यानी इंटीग्रल अलॉन्ग दिस सर्कल सी z+1 अपॉन z² माइनस 3z+2 प्लस a अपॉन z-1 इंटू dz इक्वल्स टू 0 इज
मतलब ये पूछा गया है कि इसको जब इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ओके, सो यहाँ पर दिया गया 1 -1 2 -2। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा वो देखना। तो आपको ये तो पता है इंटीग्रल निकालने के लिए दो तरीके थे। एक तो फंडामेंटली जो फार्मूला था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वो तो है ही, फंडामेंटली मैंने दो तरीके से बताया था, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्व दिया गया स्पेशली और वो सर्कल के रूप में डिफाइन है। ओके, तो यहाँ पर आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला का भी अप्रोच कर सकते हो और देखना पड़ेगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का लग रहा है कि सिंगल है, तो देखते हैं कैसे बनेगा, है ना, ठीक। तो सॉल्यूशन ये हम लेकर चलने वाले हैं। तो मैं लेकर चल रहा हूँ इंटीग्रेशन सी z+1/z² -3z+2 प्लस a/z-1 इंटू dz इक्वल्स टू 0। ठीक, नेक्स्ट लाइन में जस्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रल सी z+1 अलग अलग कर देंगे। अच्छा, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, z² माइनस ये हो जाएगा, इसको मैं अलग से तोड़ रहा हूँ, z² - 3z+2 मीन्स z² माइनस 2z माइनस z+2, 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक, और ऐड कीजिए -3z, परफेक्ट है। z कॉमन z-2 -1 कॉमन z-2, दैट इज z-2 इंटू z-1 या फिर z-1 इंटू z-2। सो ये ब्रेक हो गया इसमें। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी z-1 इंटू z+z-1 इंटू z-2 प्लस, अब ये जो है मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया a इंटीग्रेशन सी d0/z-1 इक्वल टू 0। ठीक है, जितने भी इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, है ना, वो उनमें से किसका कौन अप्लाई होगा वो आपको खुद को देखना पड़ेगा ना। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो देखिए इंटीग्रल एलॉन्ग, अब ये जो कर्व दिया वो सर्कल है, ठीक है, और वो जो सर्कल दिया हुआ है मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2, इसका मतलब है ऑरिजिन पर सेंटर्ड, 3/2 मीन्स 1.5, ठीक है, लाइक ये 1 है तो ये हो गया, और ये 2 है तो ये हो गया 1.5, ठीक, इधर भी -1 सो -2, ये -1.5। सो ये जो होगा इस तरीके से बनेगा, सर्कल है ना, उसको अच्छे से बनाना है। सो यहाँ पर देखिए -1 इंक्लूड हो रहा है, +1 इंक्लूड हो रहा है, 0 इंक्लूड हो रहा है। सो देखते हैं क्या है यहाँ पर 1 है जो कि इसके अंदर इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 2 पे कोई दिक्कत ही नहीं है। सो 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो z+1/z-2 अपॉन z-1, और ये है मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2 इंटू dz प्लस a इंटीग्रेशन मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2, ऊपर में 1 इंटू dz अपॉन z-1 इक्वल टू 0। ओके, फोकस कीजिए, ये है f ऑफ z और ये हमारा कर्व है, क्लोज्ड कर्व, और यहाँ पर पॉइंट है। तो ये फंक्शन जो है एनालिटिक है विद इन एंड ऑन दिस सर्कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर इसको कोई प्रॉब्लम, z+1/z-2, तो ये जो है इस पर और इसके इनसाइड एनालिटिक है। अब ये तो एनालिटिक पूरा सी एक्सेप्टिंग 2 में है, जब इसमें एनालिटिक है तो दिस, अब इसके अंदर भी एनालिटिक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो प्रॉब्लम है 2 है वो तो बाहर है, तो ये एनालिटिक है विद इन एंड ऑन दिस सर्कल, और इसके इनसाइड एक पॉइंट है 1, ठीक। तो फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर जो सबसे पहला वाला जो था कॉची इंटीग्रल फार्मूला वो एप्लीकेबल होगा। सो वहाँ से 2πi इंटू, और क्वेश्चन में क्या दे दिया, पॉजिटिव ओरिएंटेड, वाइनिंग नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओरिएंटेड की वजह से प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं, एक सर्कल दिया हुआ है तो 0 से 2π यानी 1, वाइनिंग नंबर होगा +1, ठीक है। अगर डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा जाता तो भी हम प्लस ही लेते, प्लस साइन ही लेते, और सर्कल है तो +1 ही होता। सो यहाँ पर 2πi इंटू एफ ऑफ यहाँ पर a के जगह में क्या है 1 इंटू वाइनिंग नंबर ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू 1, अब चूँकि इसकी वैल्यू 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक, प्लस a इंटू, अब यहाँ पर फिर से वही 2πi और एफ ऑफ सेम वही 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, तो जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो विद इन एंड ऑन भी एनालिटिक होगा, और इसके इनसाइड ये पॉइंट है सी, तो यहाँ एफ ऑफ जेड यहाँ पर 1 है, सो एफ ऑफ 1, सो ये होगा। अब हम क्या लेकर चल रहे हैं, 0 लेकर चल रहे हैं ना, ओके, यहाँ इम्प्लाइज दैट होगा। सो ये 2πi एफ ऑफ 1, तो ये होगा 1 + 1/1 - 2 प्लस a 2πi, और ये होगा 1 इक्वल टू 0। सो 2πi, और ये हो गया 2/-1 प्लस a 2πi इक्वल टू 0। तो हियर 2πi विल बी कॉमन, सो 2πi इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0।
वी नो दैट 2 pi i is not 0, so this not 0, so this will be 0. we know that this and this product 0, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो फिर अगर ये नॉन जीरो तो मस्ट बी इक्वल टू 0, सो -2 + a = 0, दिस इम्प्लाइज दैट a = 2. सो हमारा जो आंसर था आंसर नंबर सी थर्ड वाला, a = 2. क्लियर. नेक्स्ट नेट पार्ट बी दिसंबर 2017 का क्वेश्चन. लुक द स्टेटमेंट, लेट सी बी द सर्कल ऑफ रेडियस 2 विद सेंटर एट द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये जो स्टेटमेंट है इससे पहले क्वेश्चन लिखा था बिल्कुल एज इट इज़ है, सर्कल चेंज है बट सेम पोर्शन में है. यहाँ पर काउंटर के जगह में एंटी क्लॉकवाइज कहा गया तो सेम है, वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले चाहे काउंटर क्लॉकवाइज बोले चाहे पॉजिटिव ओरिएंटेड बोले पॉजिटिव डायरेक्शन बोले या कुछ नहीं बोला तो भी वही मीनिंग होता है. सो ये होता है, चीज़ें ध्यान रखना है. देन द इंटीग्रल हो सकता था सर्कल देता और डायरेक्ट इसके इक्वल बोलता तो भी मीनिंग वही था. बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही समझना है कि वो पॉजिटिव ओरिएंटेड ही है, दैट्स इट. अब देखिए इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रल अराउंड क्लोज्ड कर्व सी, क्लोज्ड कर्व आपका क्या है, सर्कल है. सर्कल को क्या दिया है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 विद सेंटर एट द ओरिजिन, दैट इज mod ऑफ z = 2. यही तो दिया हुआ है. ठीक. अब देखिए उन्होंने पूछा है दिस विल बी. अब देखिए जितने भी आप इंटीग्रल पर कॉन्सेप्ट पढ़े हो उनके अकॉर्डिंग यह क्या होगा. तो इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व, ठीक है, इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व dz/z-1 होल स्क्वायर. अब ये z-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से आप लॉजिक लगाइए, होल स्क्वायर आ रहा है मतलब ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाया जा सकता है. तो वहाँ से हम ट्राई करते हैं. तो सॉल्यूशन इंटीग्रल सी और सी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ mod ऑफ z = 2 dz 1 × dz/z-1 होल स्क्वायर. अभी होल स्क्वायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होगा तो ये हो जाएगा 2 pi i × f dash of 1 अपॉन फैक्टोरियल 1. वी नो दैट इंटीग्रल फार्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन सी f ऑफ z × dz/z-a होल पावर n + 1 = 2 pi i fnth डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन n फैक्टोरियल n करके. अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 है, 1 इज कांस्टेंट. कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है. अब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो विद इन एंड ऑन दिस सर्कल भी होगा. ठीक. और ये mod ऑफ z = 2 यानी कि 0 पर सेंटर्ड 2 रेडियस का है. अब इसके अंदर ऑब्वियस है ना, कि इसमें जो है 1 तो इंक्लूड है, ठीक है ना. 0 आपका ओरिजिन हो गया 1 और ये आपका 2, तो ये देख सकते हैं 0 पर सेंटर्ड 1 रेडियस का, ये 0 पर सेंटर्ड 2 रेडियस का ये सर्कल है जिसमें -1 भी है, 0 भी है, 1 भी इंक्लूड है. तो देखिए 1 इंक्लूड है, ये इंपॉर्टेंट है. सो फंक्शन विद इन ऑन जिस कर्व क्या है, एनालिटिक है और इनके इनसाइड ये पॉइंट है लाई कर रहा है. सो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज एप्लीकेबल. सो फार्मूला आपको पता है दिस = 2 pi i × fnth डेरिवेटिव ऑफ a फैक्टोरियल n. तो यहाँ पर f ऑफ z क्या है, 1 है, तो उनका, और यहाँ पर a के जगह में क्या है 1, तो 2 pi i × f dash ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 1. n = क्या रखेंगे 1 बिकॉज होल स्क्वायर है. ठीक. और हमें क्या दिया हुआ f ऑफ z = 1, सो f dash ऑफ z = 0. सो ये हो जाएगा है ना 2 pi i × 0 यानी कि 0. सो हमारा आंसर क्या होगा इसमें डी. और एक और चीज़ जिसको आप है ना डायरेक्ट आप बता सकते हो, इसको मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर डी करके टिक कर सकता था. ये तो फार्मूला से आप आए, आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन सी डायरेक्ट फार्मूला से आप बना सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला से भी आपको मिल जाएगा. तो डायरेक्ट फार्मूला से फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन सी f ऑफ z dz = इंटीग्रेशन सी, या सी के जगह में आप गामा यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ जैसे मैंने गामा ही लिख लिया. ठीक. तो क्या होता है हमें f ऑफ गामा ऑफ t × गामा डेज ऑफ t × dt. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कैसे मिलेगा, गामा mod ऑफ z = 2 दिया हुआ है, हमें c दिया हुआ है, तो z = 2e⁻it, यही हमारा गामा, इसी को गामा ऑफ t के रूप में कंसीडर करना है. फिर आप लेकर बने 0 आएगा. इस पर मैंने रिजल्ट लिखा भी था कि इंटीग्रेशन c dz/z-a होल पावर n = होता है 0 और होता है 2 pi i. 2 pi i कब होता है, जब n = 1 हो, है ना. ऐसे आप लिख सकते हैं 2 pi i 0, तो when n = 1, और अगर n एक्सेप्टिंग z एक्सेप्टिंग सिंगलटन 1, कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए 1 के अलावा, तो यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -1 -2 ऐसे कुछ भी ले लीजिए, तो क्या होगा हमेशा 0. तो डायरेक्ट में बता सकता था 0. क्लियर हुआ, तो दिस विल बी 0. नेक्स्ट नेट पार्ट सी का क्वेश्चन दिसंबर 2013 है ना, लिया हूँ. तो देखिए पार्ट सी मतलब कि एक से ज़्यादा पॉसिबल है,
तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, लेट गामा के इक्वल्स टू के ई टू द पावर आई के थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, दैट इज थीटा 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। ओके, फॉर के इक्वल्स टू 1 to 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसलिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, एक से ज़्यादा पॉसिबल है ना, इसलिए। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, क्या होगा इनमें से? पहले में दिया है कि 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा के 1/z dz इक्वल टू 0, फिर के की जगह में यहाँ 1 रखा गया, 2 रखा गया, 3 रखा गया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं जनरल फार्मूला निकाल लूँ, अगर मैं इसको ज्ञात कर लूँ, इसको अगर फाइंड कर लूँ, इसकी वैल्यू, फिर आसान है, के इक्वल टू 1 रख करके देखा जा सकता है कि क्या आया क्या है, क्या है पता चल जाएगा। ओके, तो गामा के मतलब इन जनरल इसको हम निकालेंगे, गामा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आपको फार्मूला पता है, वी नो द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन सी डी जेड, इंटीग्रेशन सी या इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ गामा ऑफ टी गामा डेज ऑफ टी इंटू डी टी, ये होता है फार्मूला। इनको इसके रिस्पेक्ट, इसके व्यू से अगर मैं लिखूं तो ये होगा इंटीग्रेशन गामा के एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इंटीग्रेशन गामा के एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा इंटू गामा डेज ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ये मैंने इनके व्यू से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखिए, के ई टू दी पावर आई के थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, एफ ऑफ गामा ऑफ थीटा इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो गामा जो के दिया हुआ है, गामा के इक्वल टू के टू दी पावर आई के थीटा, यही तो गामा ऑफ थीटा है, के ई टू दी पावर आई के थीटा। तो गामा डेज ऑफ थीटा क्या है, यहाँ पर भी आप के लिख सकते हो, के यूज़ कर सकते हो। तो जब यहाँ पर के, तो ये के को इसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि गामा के दिया है, गामा के ऑफ थीटा दिया हुआ है, के ई टू दी पावर आई के थीटा। तो गामा डेज ऑफ थीटा को के स्क्वायर आई ई टू दी पावर आई के थीटा करके इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, ठीक। अच्छा, लिमिट क्या होगा, थीटा विल बी 0 to 2 पाई, सो लिमिट विल बी 0 to 2 पाई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन गामा के, सो दिस विल बी 0 to 2 पाई, और ये एफ ऑफ गामा एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/z करके, 1/z। सो एफ ऑफ गामा के ऑफ थीटा इक्वल टू 1 गामा के ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ गामा के ऑफ थीटा, यानी 1 गामा के ऑफ थीटा, 1 गामा के ऑफ थीटा, ठीक। और 1 गामा के ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, के टू दी पावर आई के थीटा, के टू दी पावर आई के थीटा, ठीक है। सो इनटू ये हो जाएगा इनकी वैल्यू के स्क्वायर आई टू दी पावर आई के थीटा इंटू डी थीटा। कन्फर्म, इनकी वैल्यू ये होता है 1 गामा के ऑफ थीटा, 1 गामा के ऑफ थीटा, तो 1 इनकी वैल्यू है के टू दी पावर आई के थीटा मैंने रखा, इंटू गामा के डेज ऑफ थीटा, दैट इज के स्क्वायर आई टू दी पावर आई के थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। के और के कैंसिल, ई टू दी पावर आई के थीटा, ई टू दी पावर आई के थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और आई कॉमन निकल गया और बचा के भी बच गया इंटू डी थीटा। ओके, तो ये हुआ। अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो होगा थीटा 0 to 2 पाई, दैट इज के आई 0 to, तो ये हमारा है 2 पाई आई इंटू के। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल क्लियर व्यू है कि इंटीग्रेशन गामा के एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू कितना है, 2 पाई आई इंटू के। ओके, इनको आप अरेंज करके लिखिए। तो अरेंज करके जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंटीग्रेशन गामा के, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जेड यानी कि 1/z इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई के। इसका मतलब कि 1/2 पाई आई गामा के 1/z डी जेड इक्वल टू के, यानी यहाँ जब के होता है तो के होता है। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में 0, तो 0 तो नहीं है, के की वैल्यू तो 1 2 3 दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है ना, के इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर के जगह 1 और यहाँ वैल्यू 1, बिल्कुल सही है, जब यहाँ के 1 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सेकंड परफेक्ट। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 4 करके, देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में दिया 4, तो जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 4 कहाँ आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा ना, सो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सॉरी 2 रखेंगे तो 2 आएगा ना, तो इसलिए डिस्कार्ड हो गया। कन्फर्म, 2 पे 2 आएगा, 4 दे दिया है, गड़बड़। अब इसमें 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो परफेक्ट है। सो हमारा आंसर होगा बी एंड डी, आंसर विल बी बी एंड डी। क्लियर, नेट
जून 2018 का क्वेश्चन है पार्ट बी का। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड ऑफ 1 माइनस जेड इक्वल टू 1 e टू दी पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड इज 4 ऑप्शंस कोई भी एक होगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। इससे पहले भी क्वेश्चंस वैसे ही थे। तो पहले तो ये क्वेश्चन को समझना है कि देखिए देयर आर मैनी टेक्निक्स, बट जो मेन टेक्निक है उसमें आप देखे होंगे कि सबसे पहला तो ये है इंटीग्रेशन निकालने का जो मेन फार्मूला है वो है, अगर कर्व एक्स और वाई के फॉर्मेट में है तो उसमें तब्दील करके बनाया जाता है। मैं पूरे लेक्चर के टाइम ही उस चीज़ को बता दिया था। तीसरा तरीका है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला, चौथा है उनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कम से कम ये 4 टेक्निक तो पता ही है। नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे और आगे तब आर्गूमेंट प्रिंसिपल वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ से और टेक्निक्स मिलेगा इंटीग्रेशन के लिए। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर आप जो दिया हुआ कर्व है उनको बना लीजिए। तो मॉड ऑफ, इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये जो 1 माइनस जेड है इसको z माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, मॉड के अंदर है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। e टू दी पावर z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 तो z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू डी जेड। ओके, और हमें पता है कि मॉड ऑफ z माइनस 1 दैट इज़ 1 पर सेंटर 2 रेडियस 1 पे सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल, दैट इज़ 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें 1 पे सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल, दैट इज़ दिस विल बी। ओके, अब देखिए इसमें इंक्लूड है 1, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड है, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड है। देखना ये इनमें से कौन सा है। इसमें 1 है और यहाँ पर है -1, तो 1 और -1 कोई नहीं आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है ओनली, -1 तो नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1 e टू दी पावर z अपॉन z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू डी जेड। ई टू दी पावर z अपॉन z प्लस 1, ये कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन है, सो तो ये एनालिटिक होगा ही। z इक्वल टू -1 में प्रॉब्लम है तो c एक्सेप्टिंग -1 पे ये ओवरऑल एनालिटिक, और यहाँ पर -1 तो ये इंक्लूड नहीं है, मतलब इस पर और इसके अंदर भी एनालिटिक है। मुद्दा इस बात का है कि f ऑफ z है ये, और ये जो है विद इन एंड ऑन दिस सर्कल एनालिटिक, और इस सर्कल के इनसाइड ये पॉइंट लाई करता है। सो कॉची इंटीग्रल फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। सो दिस विल बी क्या होगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 1। सो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1, एफ ऑफ 1 हो जाएगा ई टू दी पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो 2 कैंसिल, बचा पाई आई इंटू ई। परफेक्ट, एग्जैक्टली दिस विल बी पाई आई इंटू ई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला पाई आई। तो हमारा आंसर होगा वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज पाई आई इंटू ई। कन्फर्म, नेट जून 2015 पार्ट बी का क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू 2 जेड स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल्स टू दिस। अब देखिए पार्ट बी मतलब कोई भी एक करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दिया हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर्कल को ही डिस्क्राइब पहले कीजिए। तो जब देखेंगे ये सर्कल है -1 पर सेंटर्ड 2 रेडियस का, मतलब कि ये जो होगा अगर हम देखें तो -1, -2, -3, 0, 1, 2 ऐसे, और -1 पे सेंटर्ड 2 रेडियस का, मतलब कि ये इस टाइप से बनने वाला है। परफेक्ट, -2 भी लाई कर रहा है, 0 भी लाई कर रहा है, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो इंटीग्रेशन मॉड ऑफ, ये क्लियर हुआ ना, z प्लस 1 को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं -1 इक्वल्स टू 2, यही है ये। ठीक, और इसमें जेड स्क्वायर, इसमें माइनस बाहर निकाल लीजिए तो जेड स्क्वायर -4 हो जाएगा इंटू डी जेड। क्लियर, माइनस, तो ये मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 2 जेड स्क्वायर अपॉन ये होगा जेड -2 और जेड प्लस 2। ओके, सो ये माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 2 जेड स्क्वायर अपॉन जेड -2 अपॉन जेड प्लस 2, चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। परफेक्ट, अब देखिए जेड स्क्वायर और जेड -2 ये है कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन, दैट इज एनालिटिक इन इट्स डोमेन। ये सी एक्सेप्टिंग 2 पे, ये जो है सी एक्सेप्टिंग 2 पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो सी एक्सेप्टिंग 2 पे एनालिटिक है तो इसमें अंदर 2 तो लाई नहीं कर रहा है, मतलब निश्चित रूप से इसमें भी एनालिटिक होगा। तो ये हमारा एफ ऑफ जेड है, ये इस पे और इसके इनसाइड एनालिटिक है, और साथ ही साथ इस कर्व के अंदर -2 लाई कर रहा है। सो कॉची इंटीग्रल फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। सो क्या हो जाएगा आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला से, दिस इक्वल्स टू 2 पाई आई, और माइनस पहले से ऑलरेडी है तो माइनस को पहले लिख लीजिए, उसके बाद 2 पाई आई इंटू
और यहाँ कुछ डायरेक्शन नहीं बोला गया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मैंने कहा भी था पहले। तो ये माइनस तो अपने जगह पर है, इनकी वैल्यू 2πi इंटू एफ ऑफ -2। सो -2πi इंटू एफ ऑफ -2। एफ ऑफ जेड क्या है? एफ ऑफ जेड है z² अपॉन z -2। तो -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अपॉन -2 यानी कि 4 अपॉन -4। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 कैंसिल, बचा 2πi। कन्फर्म? तो हमारा जो आंसर है 2πi, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी जिसमें 2πi था, ऑप्शन नंबर होगा 2πi, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए, और किसी भी तरह से डाउट होता है बिल्कुल बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।